स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पद्मावत के बारे में। पद्मावत रचना जायसी जी की है और ये बार बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जायसी जी हमारे सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि भी रहे हैं और ये मुख्य रचना है जो हमारी सूफी काव्य धारा की, ठीक है। ऐसे जो हमारे सूफी काव्य धारा है इसको प्रेमाश्रयी किसने कहा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इससे बनता है, ठीक है। और जो सूफी काव्य का रहा है ये कहा है हमारे राम कुमार वर्मा जी ने। तो ठीक है, पद्मावत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किस सन में हुई है? 1540 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। कभी भी तुम तैयारी करो तो ये सोच के मत करो कि हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें। तैयारी करो अपने नेट को समझ के। तो नेट के समझ के आप तैयारी करोगे तो जरूर आपका टीजीटी पीजीटी हो जाएगा, क्योंकि जितनी गहनता से आप पढ़ोगे उतनी ही सरलता आपको मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। हिजरी में अगर पूछा जाए, हिजरी में रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका समय जो रखा है हिजरी में, यह है 947, ठीक है, को ये की गई, इसकी रचना की गई 1540 और हिजरी का समय जो पूछा जाता है 947, ठीक है। उस समय जो समय था वो शासनकाल किसका था? तो वो शासनकाल था हमारा शेर शाह सूरी का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? ये माना है पद्मावत को, ठीक है। इस महाकाव्य, ये एग्जाम में कई बार ये क्या आता है कि महाकाव्य, तो महाकाव्य की जगह प्रबंध काव्य भी दे देते हैं, तब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि महाकाव्य भी तो प्रबंध काव्य का ही एक भाग है। प्रबंध काव्य में हमारे आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य, तो ये क्या है? हमारा महाकाव्य है, ठीक है। इसका विभाजन जो हुआ है ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि कितने खंड है इसमें। तो इसमें कितने खंड है? 57 खंड है, 57 खंड है, ठीक है। जैसे हमारे और भी रचनाएं हैं, जैसे कामायनी के पूछ लेते हैं सर्ग कितने हैं। कामायनी में सर्ग पूछते हैं, पृथ्वीराज में समय दे रखा है, रामायण में कांड है, ये हमारे साकेत में हमारे सर्ग हैं। इस तरह से ना इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको अलग से ना ढूंढने पड़ेंगे सब में कितने सर्ग हैं, कितने समय है, कितने कांड है, ठीक है। इसकी कथा वस्तु 2 भागों में बटी है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं इसकी कथा वस्तु कितने भागों में बटी है? तो ये 2 भागों में बटी है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि पद्मावत का पूर्वार्ध काल्पनिक है, उत्तरार्ध कैसा है? ऐतिहासिक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो पद्मावत का जो पूर्वार्ध मतलब पहला भाग, उत्तरार्ध मतलब जो लास्ट वाला भाग है, तो वो क्या है? हमारा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पूर्वार्ध भाग उसमें क्या दे रखा है? रानी पद्मावती और रत्नसेन के विवाह तक की कथा दे रखी है। और जो उत्तरार्ध है उसमें क्या दे रखा है? विवाह उत्तर जो उनका जीवन था उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास, ये रचना किसकी है? प्राकृत साहित्य का इतिहास हरदेव बाहरी जी की है। ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार क्या है कि इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा को माना गया है। इसका मूल स्रोत किसे माना गया है? ये रत्नशेखर कथा को माना गया है कि पद्मावत इसको आधार बना के लिखी गई है, ठीक है। पद्मावत रूपक काव्य है। अब ये बताओ कि पद्मावत रूपक काव्य है, तो पद्मावत रूपक काव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि पद्मावत रूपक काव्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जो पात्र प्रतीक रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके पात्र विभिन्न दार्शनिक प्रतीक हैं, ठीक है। अब इसमें देख ले, क्योंकि ये पूछे आते हैं एग्जाम में कि कौन किसका प्रतीक है। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? हमारा शरीर का। तन भी आ सकता है एग्जाम में और शरीर भी, दोनों ऑप्शन एग्जाम में अलग अलग आए। DSSB में एक बार शरीर आया था, एक बार TGT PGT में तन आया था, ठीक है। राजा रत्न सेन किसके हैं? तो ये मन के प्रतीक हैं राजा रत्न सेन। ये यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा लिखते समय। राजा रत्न सेन किसके? मन के प्रतीक हैं। और आत्मा के प्रतीक रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें आत्मा के प्रतीक, और जो
पद्मावती हैं, इन्हें परम सत्ता परमात्मा के प्रतीक माना है दोनों को। तो अगर आत्मा या परमात्मा आए तब भी यही रत्नसेन आत्मा और पद्मावती परमात्मा, ठीक है। और सिंगल दीप हमारा क्या है, सिंगल दीप है हृदय, हृदय का प्रतीक। आगे देखते हैं, पद्मावती किसका प्रतीक है, बुद्धि, परम सत्ता या परमात्मा, ठीक है। तो जो पद्मावती हैं बुद्धि, परम सत्ता या परमात्मा, तीनों में से कुछ भी हो ऑप्शन में आपका सही होगा ये। राघव चेतन, राघव चेतन किसका प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन प्रतीक है हमारा माया का प्रतीक है। नागवती किसका प्रतीक है, संसार का या सांसारिकता का, ठीक है। हीरामन तोता किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। ये जो दे रखा है इसमें, तन चितरऊ मन राजा कीना, तो तन चितरऊ मन राजा कीना। ही है सिंगल, हृदय क्या है, सिंगल है। बुद्धि पद्मनी है। गुरु सुआ तोता है। जयी पंथ दिखावा, बिनु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, नागमती क्या है, दुनिया है। बाचा सोई न सही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, राघव क्या है, शैतानु। माया अलाउद्दीन, ठीक है। तो ये श्लोक, सॉरी दोस्तों, ये ना दोहा जो इन्होंने दे रखा कटवक शैली में लिखा है, तो ये इनका रामचंद्र शुक्ल जी का जो 102 पेज पे दे रखा है, तो ये एग्जाम में क्योंकि पूछा जाता है तो इसलिए इसे भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। और इसमें सारे प्रतीक दे रखे कौन किसका प्रतीक है, ठीक है। जायसी जी देखने में कुरूप थे, जायसी जी कैसे थे, देखने में कुरूप थे। पिछली बार नेट में पूछा गया है, ये काने थे। कहते हैं कि एक आंख से काना कौन सा कवि था, ये टेट में, सॉरी दोस्तों, टीजीटी में पूछा गया एक आंख से काना कौन सा कवि था, वो जायसी जी थे। और कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इनके कुरूप को देखकर क्या हंसे थे, जो इनके कुरूप को देखकर कौन हंसे थे, शेरशाह सूरी। तो इस पर इन्होंने क्या बोला था, मोही का हंसी की कोहरी, कि मुझ पे क्या हंसते हैं, उस पे हंसो जो बनाने वाला कुम्हार है, ठीक है। भगवान के लिए कहा था इन्होंने ये। तो ये लाइन एग्जाम में ऐसी की ऐसी पूछी जाती है कि मोही क्या हंसी की कोहरी, तो ये किसकी पंक्ति है, जायसी जी की है, ठीक है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। जो जायसी जी की कीर्ति का आधार है वो क्या है, पद्मावत रचना है। क्योंकि इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनका जो जायसी जी का कीर्ति का आधार है वो क्या है, हमारी पद्मावत है। इन्हें प्रेम की पीर का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेम का पीर का कवि किसने कहा है, इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जायसी की 3 पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं, 3 है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सारी बातें आपको बता रही हूं। उसमें दे रखा है पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। तो पद्मावत तो हमने इसके बारे में जान लिया क्या क्या इसमें दे रखा। और अखरावट में क्या है, इसमें जो आखिरी कलाम है इसमें दे रखा कयामत का वर्णन। और अखरावट में दे रखा है कि बड़माला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत दिए गए हैं कि बड़माला में अक्षर कैसे बनाए जाने चाहिए, ठीक है। पद्मावत के नागमती व्योग खंड में 12 मासों का वर्णन किया गया है। तो जो पद्मावत में जो नागमती व्योग खंड है, ये हमारे नेट के सिलेबस में अलग से भी दिया हुआ है। तो नागमती व्योग खंड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय का है जब राजा रत्नसेन वहां से आ जाते हैं। पूरे 12 महीनों का वर्णन किया गया है इसमें। 12 मासों का मतलब पूरे 12 महीनों का वर्णन इसमें किया गया है। पद्मावत का 12 मासा कहाँ से शुरू होता है, आषाढ़ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, आषाढ़ से। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। पद्मावत का जो शुरू होता है वो आषाढ़ से शुरू होता है। आगे देखते हैं, आदिकाल की रचना जो बीसल देव रासो है उसमें भी 12 मासा का वर्णन किया गया है। जो बीसल देव रासो है तो उसमें कहाँ से किया गया है, उसमें कार्तिक माह से शुरू किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मावत में 12 मासा का वर्णन कहाँ से किया गया है, आषाढ़ महीने से। और आदिकालीन रचना जो है बीसल देव रासो, इसमें कहाँ से किया गया है, कार्तिक महीने से, ठीक है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी माना है।
ट्रेजेडी मतलब एक दुखांत काव्य है जिसमें एक दुख भरी घटना हो। तो ये किसने कहा है? विजयदेव नारायण शाही ने। पद्मावत में फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। जो पद्मावत है इसमें किसका प्रयोग हुआ है? फारसी की मसनवी शैली का। मसनवी शैली हमारे दोस्तों वो होती है जिसमें पहले ईश्वर की वंदना करते हैं, फिर उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब की अपनी वंदना करते हैं, उसके बाद साहिब वक्त मतलब जिसके समय में ये रहे हैं जो राजा है उस टाइम, तो ये समय उस समय किसके साथ में थे? शेरशाह की। ठीक है, तो इन्होंने शेरशाह का वो वर्णन किया है, स्तुति की है, उसके बाद अपना शुरू करते हैं अपना लिखना। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहकर पुकारा है। यह भी एग्जाम में बहुत क्योंकि इसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं अलग से एक वीडियो इसकी बनाई, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। समासोक्ति क्यों कहा है पद्मावत को? क्योंकि समासोक्ति जो हमारा जैसे अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है, उसमें क्या होता है कि जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन होता है, हमारा कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार। इसलिए पद्मावत को इन्होंने समासोक्ति अलंकार कहा है। और जो सूफी काव्य धारा का जो मुख्य वो है अलंकार, तो वो भी हमारा क्या है? समासोक्ति अलंकार है। ठीक है, पद्मावत में पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। जो पद्मावत लिखी गई है उसमें 7 चौपाई, उसके बाद एक दोहा रखा गया है। ये कटवक शैली कहलाती है। पद्मावत की भाषा अवधी है। पद्मावत की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। ठीक है, तो ये पद्मावत से संबंधित क्योंकि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन जैसे जायसी जी कहाँ के थे? तो ये जायस के थे। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे और आते हैं या आ सकते हैं उसकी संभावना रहती है। ये मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और जैसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि कोई होशियार है या कोई बुद्धू है। अपना लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जो मेहनत करते हैं उन्हें ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती। लगे रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, कमजोर भी आगे निकल जाते हैं कई बार, और जो बुद्धिमान होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। इसलिए मेहनत हमें करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। करत करत अभ्यासते जड़मति होए सुजान। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।